वेलकम टू दिस एजुकेशनल चैनल एजुकेशन टॉप 10। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर्स में आपका बहुत स्वागत है। एंड आपको देखना है कि जो आपके एमएससी बॉटनी थर्ड सेम पीजी में फाइनल में आपके 303 एंड 4, तो आपको इन सब्जेक्ट कोड के कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं आपके प्रैक्टिकल एग्जाम जो होने वाले 28-29 को। तो आपके जो क्वेश्चन है 301 एंड 2 के प्लांट फिजियोलॉजी के, सो इसमें कंप्लीट करना आपको ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, जैसे कि आपका ऑस्मोसिस हो गया, एंडो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस, ये दोनों उसी के अंतर्गत आते हैं। ट्रांसफरेशन, इवापोरेशन, ठीक है, ऑस्मोस्कोप, ये सब कुछ पढ़ना है क्योंकि ये आपकी प्लांट फिजियोलॉजी का एक पार्ट है। सो सबसे पहले आप देखेंगे कि गैनांग पोटो द्वारा जो इवापोटोमीटर होता है उसके द्वारा इवापोरेशन, जो ट्रांसफरेशन है उसका क्या करते हैं, मेज़र करता है, उसका मापन कैसे करते हैं। सो आज इस वीडियो लेक्चर्स में आपको गैनांग पोटोमीटर द्वारा मेज़र करना है, इसको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि वीडियोस लेक्चर आपके प्रैक्टिकल फर्स्ट के लिए बना रही हूँ, इसलिए आपको इन तक देखना है, स्किप नहीं करना है। और इसमें टाइप ऑफ स्टोमेटास भी बताना है क्योंकि आपका पूरा प्लांट फिजियोलॉजी जो है स्पेशल यही रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं गैनांग पोटोमीटर द्वारा जो वात्सफोल सर्जन होता है तो कैसे उसको मेज़र करता है बेसिकली। सो यहाँ पे बात करें कि गैनांग पोटोमीटर जो होता है उसमें एक कांच की सकरी पतली चली होती है। क्या होती है? सकरी पतली नली होती है, सॉरी फ्रेंड्स, सकरी पतली नली होती है जिसका एक सिरा फूला हुआ होता है। कैसी होती है? कांच की एक पतली नली होती है जिसका एक सिरा फूला हुआ होता है और दूसरा सिरा, मतलब एक सिरा फूला होता है जिसमें कार्क की सहायता से क्या करते हैं, एक पौधे की टहनी को लगाकर वायु रुद्ध बना देते हैं, जिसमें एक सिरों को, मतलब दो बीकर्स लेते हैं मान लीजिए, ठीक है। अब एक को क्या कर देते हैं, कार्क लगा देते हैं ऊपर से कपड़ा ऐसा, तो जिसमें क्या जो एयर का है एयर का ट्रांसपेरेशन ना हो, एयर कहीं से कोई टच भी ना हो। लेकिन ऐसा ये फर्स्ट में करते हैं, क्या कहते हैं, पतली कांच की नली लेते हैं गैनांग पोटोमीटर को एक्सपेरिमेंट करने के लिए, इसमें इवापोरेट वो ट्रांसपेरेशन का मेजर करने के लिए सबसे पहले आप क्या लेते हैं, पतली कांच की नली लेते हैं। सकरी नली होनी चाहिए जिसका एक सिरा खुला हुआ होता है और उसको कार्क की सहायता से पौधों की टहनी को वायुरुद्ध बनाते हैं कार्क की सहायता से, ठीक है। तो एक सिरा कैसा होना चाहिए, वायुरुद्ध होना चाहिए, यानी एयर का कोई टचिंग नहीं होना चाहिए। और दूसरा सिरा पानी से भरे बीकर में डाल देते हैं। मैं एक डायग्राम बना देती हूँ, डायग्राम के थ्रू आप देख लेंगे। इस डायग्राम को मैं अच्छे से समझाने की ट्राई करूंगी, आप इसको नोट डाउन कर लें क्योंकि आपके एग्जाम में, प्रैक्टिकल एग्जाम में यदि पूछता है तो आपको डेफिनेटली इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करके जाना है। एकदम श्योर है कि ये क्वेश्चन आएगा और आपके ये प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन है। तो यहाँ पे गैनांग पोटोमीटर जो है, ये इसको गैनांग पोटोमीटर कहते हैं। ये मेज़र करने के लिए होता है बेसिकली ट्रांसफरेशन जो होता है फ्रेंड्स। इसमें क्या करते हैं, गैनांग पोटोमीटर में कांच की एक सकरी पतली नली होती है, कांच की नली दिख रही है आपको, सकरी पतली होती है। इसमें क्या करते हैं, इसकी जो पतली नली होती है, इस नली का एक सिरा फूला हुआ होता है, एक सिरा कैसा होता है, फूला हुआ होता है, और जिसमें कार्क की सहायता से क्या करते हैं, कार्क की सहायता से पौधों की टहनी को लगाकर वायुरुद्ध बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे पौधों की टहनी लगा देते हैं, उसको वायु को रोक देते हैं जाने से, वायुरुद्ध यानी टच नहीं होती। इसका दूसरा सिरा पानी से भरे बिकर में डाल देते हैं। ये दूसरा सिरा आपको दिख रहा है, मैं इसीलिए इस डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की ट्राई करी हूँ। डायग्रामेटली कोई भी चीज़ बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आएगी, आपके माइंड पे एकदम सेट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखेंगे कांच की पतली क्या लिया आपने, नली ली, सकरी नली ली, इसका एक सिरा जिसमें वायु टच ना हो उसको प्लांट की टहनी से क्या कर देते, कार्क का टुकड़ा होता है उसको लगा देते ताकि वायु कहीं से ना जाए। और दूसरी जगह क्या होता है, पानी से भरे दूसरे बीकर में डाल देते हैं, दूसरा सिरा क्या करते हैं, पानी से भरे बीकर में डाल देते हैं। और यह नली बीच में से चौड़ी नली से संबंध रहती है। ये जो बीच में से चौड़ी नली है ना, इससे क्या कहती है, इसका कनेक्शन रहता है, संबंध रहती है, जिसे संग्राहक या रिजर्वियर कहते हैं। क्या कहते हैं, रिजर्वियर कहते हैं, संग्राहक कहते हैं। इसका मैं थ्योरी भी आपको दिखा लूँगी। रिजर्वियर इसको क्या कहते हैं, संग्राहक कहते हैं। यहाँ वाटर हो गया, स्पॉटर हो गया, स्टॉपर हो गया रोकने वाला, यहाँ पे स्टैंड हो गया, स्टैंड ऐसे रखते हैं। गैनांग पोटोमीटर बेसिकली ये मेजर एक यंत्र होता है, मेजरिंग। यहाँ पे एयर बबल्स हो गए, पोर, ये सब आपको लिखना है। बीकर, वाटर,
प्लांट विंग लेना है। ठीक है, तो अब इसको क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, एक रिजर्वियर होता है, एक संग्राहक होता है, और क्या एक इसमें टोटी लगी रहती है, स्टॉपर। मान लीजिए आप नल कभी चलाते हैं, नल खोलते हैं ना, उसमें बंद करने चालू करने का सिस्टम होता है कि आप कब इसको रोक देते हैं, कब पानी निकलने के लिए चालू कर देते हैं। तो ऐसे टोटी लगी रहती है जो जल को संचित करने का काम करती है। यहाँ पे वाटर को, इसके अंदर यदि वाटर है, इसको बंद कर देते हैं तो इसके अंदर जितना वाटर ऑब्जर्व है, पहले से रखा हुआ है वाटर, उसको वो सुरक्षित रहेगी, संचित कर देगी, अपने अंदर स्टोर कर देगी। ठीक है, समझ में आ गया इतनी पॉइंट। तो कैसे करेंगे, ये यहाँ पे रिजर्वियर होता है जो वो वाटर को रिजर्व करता है, अपने अंदर संग्रहित कर देता है। ठीक है, इसमें टोटी लगी होती है, कंट्रोलर होती है, मान लो कब पानी चालू करना है, कब कितना क्या करना है। ठीक है, तो इसमें जल को संचित रखने का कार्य होती है। जो मुड़ी हुई नली के उस सिरे को, जो कि पानी से भरे बीकर में होता है, ये इस सिरे को पानी से भरे बीकर में होता है, क्या कर देते हैं, इस नली को कुछ उठाकर इसमें ब्रश के बाल यानी हेयर की सहायता से, मतलब हवा का एक बुलबुला, बबल प्रविष्ट करा देते हैं। मतलब इसमें जो ये है, उसमें एक बार खोल के हवा का जो बुलबुला होता है, वायु का बबल्स, एयर बबल्स, उसको प्रविष्ट करवा देते हैं। अब यहाँ पे इसकी ये जो सिचुएशन है, इसको देखिए, आप नोट कर लीजिएगा चित्र में कैसे बनाई हुई है कि यहाँ पे एक कांच की पतली नली होती है, इसका दो साइड मुंह होता है, एक साइड से कार का टुकड़ा लगा देते हैं जहाँ से कोई एयर का टच ना हो, और दूसरी पॉइंट पे कहाँ है, ये दूसरा पॉइंट बीकर में लगा देते हैं, तो दूसरा पॉइंट खुला रहता है। ऐसे आप इस मैथड्स को पढ़ सकते हैं। क्या करते हैं, जो पूरा उपकरण होता है उसको वायु आवृत यानी एयर टाइट कर देते हैं, यानी हवा कहीं से भी टच नहीं होती है, वायु अवरुद्ध कर एवं प्रकाश में रख देते हैं। हवा कहीं से टच ना हो, लेकिन उसमें लाइट पड़ रही होती है, और जब लाइट पड़ रही होती है तो पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन जो होता है, ट्रांसफिरेशन में चूषण दाब उत्पन्न होता है। कैसा दाब, चूषण दाब उत्पन्न होता है। ठीक है, जिसके कारण बीकर का जल नली से खिंचने लगता है। इस बीकर का जल नली से खिंचने लगता है, क्या करते थे, नली से खिंचने लगता है, जो कि बुलबुलों की गति से चलता है, बुलबुलों की तरह। और नली में अंकित स्केल से एक निश्चित समय में बुलबुले की जो तय की गई दूरी है उसको ज्ञात कर लेता है। इसके लिए एक जैसे वाष्पोत्सर्जन की दर इज इक्वल हवा के बुलबुले द्वारा तय की गई दूरी अपॉन टाइम। तो ये इसका फॉर्मूला है, इसको लिख लेंगे। मैं बाद में इसकी थ्योरी दिखा दूंगी, पर आपको डायग्रामेटिकली इसलिए समझाना है कि आपको समझ में आए। अब जल पात्र की जो टोटी है उसको खोल देते हैं, बुलबुले की पूर्व स्थिति पर पहुंचा देते हैं, जिससे यह पता चलता है कि कितना जल मिलाने से बुलबुला स्तर ऊपर आ जाता है। और इसके बाद इसको नोट कर लेते हैं कि क्या, कैसे इस कंडीशन को, इस एक्सपेरिमेंट करने के लिए कितना क्या लगा है। तो वाष्पोत्सर्जित जल की मात्रा अवशोषित होने वाली जल की मात्रा के लगभग बराबर होती है। क्या होती है, वाष्पोत्सर्जित जो दर होता है, जल होता है, वाष्पोत्सर्जित जल की मात्रा अवशोषित, जो सोख लिया वाटर, ऑब्जर्व कर लिया, उसकी जल की मात्रा के इक्वल होती है। यही आपका गणांक पोटोमीटर द्वारा रेटिंग करना होता है, मेजर करना होता है। थोड़ा सा मेथड दिखा देती हूँ, आप लिख लीजिए। ये देखिए, ये इसकी मेथड है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे तो मैंने बता ही दिया कि गणांक पोटोमीटर में कचरी पतली जो कांच की सक्रिय नली होती है, इसमें एक सिरा बुलबुला, मतलब सिरा फूला हुआ होता है, कार्की की सहायता से पौधों की टहनी को लगाकर वायुरुद्ध बना देते हैं, और जिससे दूसरा सिरा में पानी भरे बीकर में डाल देते हैं। आपने देखा उस मेज़र को, कैसे आपने पानी में दूसरा सिरा डाला। यह नली बीच में से एक चौड़ी नली से संबंध रहती है, जिसमें एक संग्राहक होता है, स्टोरेज जो वाटर होता है, उसमें एक टोटी भी लगी होती है कि इसको कब कंट्रोल करना है, स्टोरेज वाटर होता है। मुड़ी हुई नली के दूसरे सिरे जो कि पानी से भरे बीकर में होता है। इसको मैं ऐसे ही रीड कर रही हूँ फ्रेंड्स, ताकि आपको एक बार फिर समझ में आ जाए। वैसे तो मैंने आपको इस मैथड को समझा दिया है, इसको अच्छे से देख लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे देख लेंगे इसको भी, इस पॉइंट्स को, ये आप अपने से नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, तो इतनी होती है गणांक पोटोमीटर की मेथड। एक क्वेश्चन और है आपके प्रैक्टिकल में, सेकंड क्वेश्चन आपका प्लांट फिजियोलॉजी का प्रैक्टिकल नंबर 1 का ही है, जिसमें ऑस्मोसिस पढ़ना है। ऑस्मोसिस क्या होता है, परासरण की प्रक्रिया एक विशिष्ट कार्य की प्रक्रिया होती है, जिसमें वलयक के जो अणु होते हैं उनका एक रेखीय प्रवाह उनके उच्च सांद्रण से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वाले क्षेत्र की ओर अर्ध पारिगम या चयनात्मक झिल्ली की सहायता से होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि क्रिया में जल विलायक के अणुओं की गति तब तक होती है जब तक दोनों विलयनों में सांद्रता बराबर नहीं होती है।
ठीक है। अब यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं, एक इंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस। इंडोस्मोसिस में क्या होता है कि पादप कोशिका जो होती है उसमें परासरण की क्रिया के समय जो जल होता है, क्या होता है, जो वाटर होता है एवं अन्य कोई विलायक होता है, अणु बाहरी विलयन कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। कोशिका के अंदर जो अर्धपारिगम झिल्ली में होकर विसरण करते हैं, इसको अंतःपरासरण कहते हैं। जैसे किशमिश है ना, किशमिश को जब जल में रखा जाता है तो वो वाटर को ऑब्जर्व कर लेती है और फूल जाती है। ये आपका एंडोऑस्मोसिस है। किशमिश का एग्जाम्पल आपको लिख देना है कि जब इसके अंदर वाटर रखा जाता है, वाटर के अंदर किशमिश को, वो वाटर को ऑब्जर्व करके फूल जाती है। अब एक्सोऑस्मोसिस क्या है, इसमें क्या करते हैं, फूले हुए किशमिश को शक्कर के सांद्र विलयन में रख देते हैं। इसका जस्ट अपोजिट, फूले हुए किशमिश को शक्कर के सांद्र विलयन में रख देते हैं तो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है वो। किसके कारण, जल के बाह्य परासरण के कारण। अब किसी पादप कोशिका में परासरण की क्रिया के समय जब जल या विलायक के जो अणु होते हैं वो कोशिका के बाहरी विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विसरण कहते हैं, इसको एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। क्वेश्चन आपको प्लाज्मोलिसिस भी कंप्लीट करना। अभी तक आपने ऑस्मोसिस पढ़ा कि कैसे वाटर ऑब्जर्व होता है, किशमिश वाले एंडो एंड एक्सो ऑस्मोसिस पढ़ा, किशमिश कैसे फूल जाता है वाटर को ऑब्जर्व करके, एंडो में है। एक्सो में जब वाटर उसके बाहर होता है तो सिकुड़ जाता है जब शक्कर के सांद्र विलयन में रखते हैं। अब आपको प्लाज्मोलिसिस पढ़ना है, इसको रसाकुंचन या जैविक प्रक्रिया होती है। ये कैसी होती है, रसाकुंचन एक जैविक प्रक्रिया होती है जिसको प्लाज्मोलिसिस कहती हैं। अति परासरी बाह्य विलयन माध्यम में यानी हाइपोटोनिक एक्स्ट्रा सेल्यूलर सॉल्यूशन जो होता है उसकी उपस्थिति में बाह्य विलयन माध्यम में कोशिका में स्थित विलायक के अणुओं का गमन होता है, जिससे वह प्रक्रिया जीव द्रव्य कोशिका से अपना कॉन्टैक्ट छोड़ने लगता है। ठीक है, तो यही आपका प्लाज्मोलिसिस होता है। मैं थोड़ा सा आइडिया के लिए आपको डेफिनेशन बता रही हूँ क्योंकि वीडियो लेक्चर मुझे लेंथी नहीं करना। और वैसे भी मेरा जो पिछला जो चैनल था एजुकेशन टॉप 10 के नाम पर, तो वो अब नहीं रहा है। उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस लेक्चर डाले थे जो थर्ड सेम के ऑलमोस्ट वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाते, बट कोई नहीं, मैं उसके लिए हमेशा दुखी रहूँगी। वो मेरा चैनल मैंने बहुत हार्ड वर्किंग 2 साल की थी, बट आप इसमें भी प्लीज़ सपोर्ट करना, सब्सक्राइब तो एटलीस्ट कर लेना यदि आपको कंटेंट अच्छा मिल रहा है। जीव द्रव्य कुंचन की वह स्थिति जिसमें जीव द्रव्य कोशिका भित्ति से संसर्ग हटना शुरू कर देता है, यानी कांटेक्ट छोड़ना शुरू कर देता है, प्रारंभिक जीव द्रव्य कुंचन कहलाता है। ठीक है, आपका प्रारंभिक जीव द्रव्य कुंचन या इंसिपेंट प्लाज्मोलिसिस कहलाता है। इसमें क्या होता है कि अवस्था ऐसी होती है कि जल के जो बाह्य परासरण की क्रिया है अथवा जीव द्रव्य संकुचन की क्रिया दोनों की जारी रहती है, प्लाज्मोलिसिस की एंड एक्सोस्मोसिस की। तो अंतः जीव द्रव्य कोशिका भित्ति के साथ पुनः छोड़कर एक स्थान पर सिकुड़कर गोल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसे प्रत्यक्ष जीव द्रव्य इविडेंट जो प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मोलिसिस यही होता है। इसको डायग्राम के थ्रू आपको समझा देना है, ये यहाँ पे बना हुआ है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब कंसेप्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रैक्टिकल नंबर 1 का एक क्वेश्चन है आपके प्लांट फिजियोलॉजी में। उष्मागतिकी के नियम के अनुसार यदि देखेंगे, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो किसी तंत्र के प्रत्येक अणु, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी जो ऊर्जा होती है, फ्री एनर्जी होती है, जिसकी सहायता से किसी भी जो तंत्र होता है, किसी भी सिस्टम में जो अणु होते हैं उनके अंदर फ्री एनर्जी होती है, उनकी मुक्त ऊर्जा होती है, और जिसकी सहायता से निश्चित ताप वाली स्थितियाँ कार्य करने की क्षमता होती है। परासरण की क्रिया में जल के अणुओं का गमन होता है। क्या होता है, जल के अणुओं का गमन होता है, जिससे विभिन्न सांद्रताओं के अंतर द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता। इससे क्या होता है कि दोनों क्षेत्रों में जल की जो मुक्त ऊर्जा है, फ्री एनर्जी, उसके अंतर को, उसके डिफरेंस को आप व्यक्त कर सकते हैं। शुद्ध जल में जब उपस्थित जल के जो अणु होते हैं उसमें अणु की मुक्त ऊर्जा किसी तंत्र जैसे पादप कोशिका में जल की उपस्थित जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा के अंतर को ही जल विभव कहते हैं, वाटर पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको फिर से पढ़ लेना है, रिवीजन करना है, नोट डाउन करना है। एक क्वेश्चन आपको पढ़ना है, टाइप ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के बारे में आपको पढ़ना है कि मैटकोफ और चाफ एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1930 में रंध्रों की सहायता कोशिकाओं, जो सहायक हेल्परी सेल होती, गॉड सेल होती हैं, उनकी कोशिकाओं की प्रकृति और दिशा के विन्यास के आधार पर इनको वर्गीकरण किया है, इनको
टाइप दिया है, जैसे आपका अनियमित कोशिका अथवा रेनकुलस प्रकार के रंध्र जो होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो रंध्र होता है, रक्षक कोशिकाओं के आसपास सहायक कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। क्या होती हैं? रक्षक कोशिकाओं के आसपास सहायक सेल नहीं पाई जाती, केवल सामान्य आकृति की बाह्य त्वचा कोशिकाएं ही मिलती हैं, जैसे रेनकुलेसी, कैपिडेसिकुल। सेकेंड टाइप में असमकोशिकीय, पहले में समकोशिकीय, असमकोशिकीय, क्रूसीफेरस। तो इस प्रकार के जो वर्णरंध्र होते हैं उसमें रक्षक कोशिकाओं के चारों तरफ एक छोटी तथा दो बड़ी सहायक कोशिकाएं होती हैं, जैसे क्रूसीफोरिकुल, इसमें बड़ी सहायक जो सेल होती हैं। अथवा ये जो पराकोशिकीय अथवा रूबिएसी प्रकार होता है, इसमें रंध्र के पार्श्व में रक्षक कोशिकाओं के अक्ष के समांतर एक या अधिक सहायक कोशिकाएं उपस्थित होती। क्या होती है? एक से अधिक सहायक कोशिकाएं। रूबिएसी, मैग्नोलिएसिकुल, ठीक है। तो लैम्ब जो लंब कोशिकीय होती हैं अथवा क्रॉसवत जिसको बोलते हैं, तो इसको भी पढ़ लेंगे। ये रक्षक कोशिकाओं के समकोण पर, कैसे? रक्षक कोशिकाएं जो गार्ड शेल होते हैं उनके समकोण पर दो सहायक कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कैरिया फिल्लेसी तथा एकेंथेसी कुल के सदस्य। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ और रंध्र के टाइप दिए गए हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर्स के लिए इतना ही। मैंने इसमें 3 पॉइंट, जो आपका ऑस्मोसिस है, प्लाज्मोलिसिस है, गैनांग पोटोमीटर है, एंड आपका जो स्टोमीटर्स के टाइप है उसको पढ़ाया। आप देख लीजिएगा अच्छे से और नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाना फ्रेंड्स। तो वीडियो को यहीं एंड करना चाहूँगी। इसके पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा सपोर्ट बनाए रखें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।